सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मैं तुम्हारे गांव में बराबर का शरीक हूँ, उसने मदम लहजे में जवाब दिया, और तुम्हें सिर्फ ये बावर कराने की खातर आया हूँ कि तुम्हारी माँ की मौत कतई तौर पर तभी थी और उसमें किसी दूसरी ताकत को कोई दखल नहीं था। मैं तुमसे एक बार पहले भी मिल चुका हूँ, सैफी चैम्बर्स की दूसरी मंजिल पर वाक़या चार्टर्ड अकाउंट के दफ्तर में। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मेरा उस दफ्तर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी मासूमियत पर मेरे खून की गर्दिश तेज होने लगी। माँ की मौत ने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया था, और अब अकबर दुर्रानी की गोल मोल बातें मेरे खून की गर्दिश को तेज कर रही थी। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारी माँ की फाता में शिरकत करने की गर्ज से। मगर तुम्हारा हमारे गम से क्या ताल्लुक? मैं झल्ला गया। इंसान एक दूसरे के लिए हमेशा अजनबी रहता है, लेकिन हालात और ज़रूरतें हमें एक दूसरे के करीब ले आती हैं, और फिर आपस का ये मेल मिलाप इंसानी दोस्ती का सबब बन जाता है। क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा लगा है? अकबर दुरानी ने पहली बार आंखें खोलकर मुझे घूरा तो एक लम्हे को मैं लर्ज उठा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों की जगह सिर्फ खला नजर आ रहा था, जिसके अंदर आग के बेहानक शोले दहक रहे थे, और मेरे पूरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। लेकिन फिर मैंने दीवानों की तरह उसे पूरी कुव्वत से अपने बाजू में जकड़ लिया और चीख कर बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मर्द हो तो खुलकर मुकाबले पर आओ। चोरों की तरह से आंख मचोली मुझे पसंद नहीं है। माँ की मौत के बाद अब मुझे किसी कुव्वत की कोई परवाह नहीं। मौत एक न एक दिन आनी है, फिर आज ही क्यों ना आ जाए। संभलो शहबाज खान, एक आवाज मेरे कानों में गूंजी। खुद को तमाशा बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। तुम झूठे हो, दगाबाज हो, मक्कार हो, फरेबी हो। मैंने उसे पूरी कुव्वत से झंझोड़ते हुए कहा, तुम ना सही, लेकिन तुम्हारे जैसी किसी पुर इसरार कुव्वत ने मुझे मेरी माँ की मौत की धमकी दी थी, लेकिन अब मौत भी मेरी निगाहों में। शहबाज, नदीम ने करीब आकर मुझे पकड़ लिया। होश में आओ। मैं होश में हूँ, लेकिन ये। मैंने अकबर दुर्रानी की तरफ देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। मैंने इस वक्त जिसको पूरी कुव्वत से दबोच रखा था, वो वारसी के सिवा कोई दूसरा नहीं था। मैंने फटी फटी निगाहों से उसे घूरा। अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए सर, वारसी ने बड़ी अपनाई से कहा। मेरे साथ आओ। नदीम मुझे हाथ थाम कर माँ की कब्र पर ले गया तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। कब्र पर बिखरे हुए ताज़ा गुलाब के फूल मुझे उन अंगारों की तरह नजर आ रहे थे, जिन पर मुझे जिंदगी का बाकी सफर तय करना था। और बाप की मौत के बाद अब माँ का सर भी मेरे सर से उठ चुका था। मेरी जन्नत मेरे कदमों तले से खींच ली गई, और आंसुओं की रवानी ने मेरी आंखों के सामने धुंध पैदा कर दी। प्लीज मिस्टर शहबाज, सराज की आवाज मेरे कानों में गूंजी। सब्र से काम ले, वरना आपकी माँ की रूह बेचैन हो जाएगी। सराज ने शायद ठीक ही कहा था। माँ हर हाल में माँ होती है, और मरने के बाद भी उसकी रूह और ममता की तड़प अपनी औलाद के लिए बेचैन रहती है। मैंने जल्दी से आंसू पूछ लिए, सर थाम कर माँ की कब्र के सराहने बैठ गया। नदीम और सराज मेरे वजूद को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, और फिर हम कब्रिस्तान से वापस आ गए। माँ की मनोमट्टी के नीचे दबाकर उसे कब्रिस्तान के सन्नाटे में तनहा छोड़ दिया गया, और रास्ते भर मैं खुद को संभालता रहा। नदीम और सराज मेरे साथ साथ थे। वो मुझे बार बार सबल की तलकीन करते रहे। मैं कुछ देर के लिए खामोश हो जाता, और फिर माँ का चेहरा मेरे तस्वर में उभरता तो फिर मैं फूट फूट कर रोने लगता। 10 रोज तक मैं दफ्तर नहीं गया, और मेरी तरह नदीम, आरफा और नसीम की हालत भी गैर थी। लेकिन वक़्त आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलों को रफू करता रहा, और जिंदगी के हंगामे रफ्ता रफ्ता फिर वापस आने लगे। 11वें रोज मैं दफ्तर गया तो मेरे अमले के अफराद मेरे आपस में जमा हो गए। वो मुझे पुरसा देने आए थे, ताज़ियत की उस रस्म को निभा रहे थे जो सदियों से चली आ रही थी, और मैं डुबडुबाई आंखों से उनकी मोहब्बत
अपनाइयत और खलूस का शुक्रिया अदा करता रहा और सब वापस जाने लगे तो मैंने वारसी को हाथ के इशारे से रोक लिया। कब्रस्तान वाली हरकत पर नदामत का इज़हार किया तो उसने बड़ी अपनाइयत से कहा, जो कुछ हुआ है उसे भूलने की कोशिश करें सर। जिंदगी इन्हीं नशीबो फराज का नाम है। हर शख्स को एक ना एक दिन ऐसे अलमनाक मरहलों से गुजरना पड़ता है, लेकिन दुनिया का कारोबार इसी तरह चलता रहता है। हम इसकी अमानत है और कादर मतलब जब चाहे अपनी अमानत हमसे वापस ले लेता है। आप शायद ठीक कह रहे हैं, मैंने रस्मी अंदाज में जवाब दिया। वारसी चला गया तो अकबर दुर्रानी का ख्याल मेरे जहन में दोबारा जाग उठा। माँ की मौत ने मेरे वजूद को पूरी तरह किसी फटते हुए आतिश फिशां की मानद झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो जो कुछ मैंने देखा था वो मेरी आंखों का फ्रेब नहीं था। मेरा ज़हन भटकता रहा और फिर मैंने खुद को फाइलों के अंदर दफन करने की कोशिश शुरू कर दी। 10 रोज के अंदर पूरे का पूरा कारोबार जैसे ठप होकर रह गया और वारसी ने पूरे दफ्तर को संभाल रखा था, लेकिन बेशुमार फाइलें ऐसी भी थी जिन पर मेरे दस्तखत के बगैर कोई अमल दरामद नहीं हो सकता था और मैं उन फाइलों को निपटाने की कोशिशों में मसरूफ था कि फ़ोन की घंटी बजी और मैंने रिसीवर उठा लिया। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे ग्राम में शरीक नहीं हो सकी। दूसरी जन्म से मारूफ की आवाज़ उभरी, लेकिन क्या तुम यकीन करोगे कि मैं भी तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूँ। काश मेरे इख्तियार में होता और तुम्हारे गमों का कुछ बोझ बांट सकती। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे याद किया। मैंने एक रस्मी सा जुमला कहा। मुझे खुशी है कि तुम दफ्तर वापस आ गए। जिंदगी गुजारने की खातिर जदोजहद तो करनी ही पड़ती है। क्या मैं तुम्हारा कुछ काम बांट सकती हूँ? शुक्रिया, मैंने कहा और फिर बोला, तुम इस वक्त कहाँ से बात कर रही हो? अस्पताल से रुखसत हासिल करने के बाद, जिससे दोबारा उसी छत के नीचे आ गई हूँ जहाँ से जिंदगी और मौत, दोस्ती और दुश्मनी का खेल शुरू हुआ था और उसके लहजे में तलखी थी। इंतकाम की चिंगारियां चढ़क रही थीं। अच्छा हुआ कि तुमने सुलेमान शाह से मफाहमत कर ली। मफाहमत, उसका लहजा इस्तहज़ाइया था। दूसरा, यही समझ रहे हैं कि मैं और सुलेमान फिर से एक हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं। उसके बावजूद तुम सुलेमान शाह के साथ रह रही हो। हाँ, शायद इसलिए कि मैं कोई कमज़ोर औरत नहीं हूँ, या फिर इसलिए कि मैं सुलेमान शाह को फरार का कोई रास्ता इख्तियार करने का मौका नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा दुश्मन मेरी निगाहों के सामने रहे और मैं उसकी एक एक शातराना चाल को करीब से देखती रहूं, ताकि उसका दिफा करने में मुझे कोई दुश्वारी पेश ना आए। लेकिन सुलेमान शाह के खतरनाक आदमी किसी वक्त भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे खुशी है कि तुम मारो का ख्याल तुम्हें अब भी है, उसने जज्बाती अंदाज में कहा और फिर संजीदगी से बोली। अब इस कोठी की वो पोजीशन नहीं रही जो पहले थी। सुलेमान शाह के ज़र खरीद शिकारी कुत्तों की तरह मेरे वफादार आदमी भी हर लम्हा एक दूसरे की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखते हैं और किसी वक्त भी आग की चिंगारियां भड़क कर खतरनाक शोलों का रूप इख्तियार कर सकती हैं। खून खराबे में 20-25 अफराद भी खर्च हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सुलेमान शाह बराह रास्त मुझे निशाना बनाने की हमाकत नहीं करेगा और मैंने भी अपने आदमियों को हदायत कर दी है कि वो भी उस गंदे खून से हाथ ना रंगें। सिर्फ उसके उजड़ती कातलों को इस बात का एहसास दिलाते रहें कि मैं भी पूरी तरह बेदार हूँ। आग और पेट्रोल का साथ खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन माचिस की डिबिया कहीं गुम हो गई है, मारूख ने अपने जुमले की वजाहत करते हुए सफाक अंदाज में कहा, और मेरा इशारा उस हराफा की तरफ है जिसने सुलेमान शाह के कहने पर मुझे जहर देने की कोशिश की थी। जब तक वो सामने नहीं आ जाती, हमारे दरमियान खुलम खुला जंग का आगाज नहीं होगा। क्या मलीहा का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा? मैंने अनजान बनकर पूछा। पहले मेरा ख्याल था कि सुलेमान शाह के इशारे पर उसे जान से मारकर कहीं वीराने में गड़ा खोद कर दफन कर दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अपने मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि उसके शिकारी कुत्ते अब भी गली कूचों में मलीहा की खुशबू सूंघते फिर रहे हैं और उसका ख्याल है कि मैंने मलीहा को कहीं रुपोश कर रखा है। क्या यह सिचुएशन दिलचस्प नहीं कि हम दोनों एक दूसरे पर मलीहा के सिलसिले में शक कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हम में से कोई नहीं जानता कि उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। हो सकता है उसने हालात की संगीनी को महसूस करके ये मुल्क ही छोड़ दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मारूख ने बड़े इत्मीनान से कहा। वो कहीं रूपोश हो गई, लेकिन एक न एक दिन उसे सामने आना होगा
और मैं तुम्हें इस बात का इल्म है कि सुलेमान शाह ने उसकी किस कमजोरी से फायदा उठाकर तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक कदम उठाने पर उकसाया होगा। हो सकता है कि ऐसी ही कोई सूरत हो जैसे मेरे और तुम्हारे दरमियान थी। मारूख ने बड़ी बेबाकी से कहा। सुलेमान शाह वो तस्वीरें देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका था जो उसके हाथ लग गई थी, और वो खौफजदा था कि अगर उन तस्वीरों की नुमाइश हो गई तो उसकी असलियत का भांडा फूट जाएगा। मलीहा को भी किसी ऐसी ही कमजोरी ने मेरे खिलाफ इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया होगा, वरना मैं अब भी पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि वो मुझे मारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और कोई खास बात, अभी हमारे दरमियान सर्द जंग का सिलसिला जारी है, और कोई खास बात रूनमा हुई तो तुम्हें अखबारात के जरिए उसका इल्म भी हो जाएगा। क्या यह मुनासिब ना होगा कि तुम सुलेमान शाह से अलहदगी इख्तियार कर लो? मैंने संजीदगी से कहा। पहले मैंने अस्पताल में यही सोचा था कि सुलेमान शाह जैसे शीशनाक से दूर हो जाऊं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। कोई खास वजह? हाँ, हम दोनों एक दूसरे के कर्जदार हैं, और जब तक किसी एक का कर्ज चुकता नहीं हो जाता दूसरा उससे अलहदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मारूख ने संजीदगी से जवाब दिया। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं, और हमारी निजी जिंदगी के ताल्लुकात उस नहर तक पहुंच चुके हैं जहां से किसी एक की वापसी मुमकिन हो सकती है। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं? मैंने बरसबील तज़किरा एक रस्मी जुमला अदा किया। अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस तरह के सुलेमान शाह को इसका इल्म ना हो सके। मैंने तुम्हारा बहुत सारा कीमती वक्त बर्बाद किया है, इसलिए फिलहाल इजाजत चाहती हूँ। तुम्हारी मारूख। उसने आखिरी जुमला बड़े जज्बाती अंदाज में कहा और फिर सिलसिला मुंतके कर दिया। मेरी हालत रफ्ता रफ्ता संभलती जा रही थी, और फिर एक रोज शाम को मैं दफ्तर से घर पहुंचा तो नदीम और सराज वहां लान में बैठे हुए हमारे मुंतज़िर थे, और मैंने ब्रीफ केस साजिद के हवाले किया और खुद कदम उठाता हुआ उनके करीब जा बैठा। मिस्टर सराज खासी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, नदीम ने कहा। कोई नई इतला? मैंने सराज को मुखातब किया। आपकी छठी हिस्स ने जो कुछ महसूस किया था वो दुरुस्त साबित हुआ, सराज ने होंठ काटते हुए कहा। आज बोशन की जमानत की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। गोया एक सोया हुआ फितना फिर आजाद हो गया, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। रिहाई के फौरन बाद उसने फोन पर मुझसे राब्ता कायम किया था, सराज बोला। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने या DIG ने उसकी जमानत की दरख्वास्त पर खुलकर कोई एतराज नहीं किया, लेकिन उसके शुक्रिया के अंदर उसका एक खामोश पैगाम भी था जो मैं महसूस किए बगैर नहीं रह सका। उसने हमारी बेबसी का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, और शायद ये भी कि वो अब बहुत जल्द हमारे बारे में कोई अहम इक़दाम की कोशिश करेगा। रुकी के कत्ल के ऐनी गवाहों के तहरीरी बयान के बावजूद वो अदालत में जाकर मुनहरफ हो गए, सराज पहलू बदल कर बोला। और मैंने आपसे इस शक का इजहार पहले ही किया था कि बोशन के लिए 2-4 गवाहों को खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अब क्या सोचा है आपने? फिलहाल जहनी उलझन में गिरफ्तार हूँ। कल क्या होगा इसका इन्हसार तो मुकदमे की कार्रवाई पर होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि पुलिस ये केस हार जाएगी, सराज ने शिकस्ता अंदाज में जवाब दिया। कागजी सबूत और गवाहों के बयान एक तरफ, लेकिन नादीदा कुव्वतों से कोई भी नहीं जीत सकता। आप पहले भी कई मौकों पर उन गंदी कुव्वतों का नाकाबिले यकीन कारनामा देख चुके हैं, और मैंने आपको दबी जुबान में एक मशवरा दिया था, याद है आपको? मैंने कहा था कि पुलिस के मुकाबले की आड़ लेकर बोशन का सर हमेशा के लिए कुचल दें। मुझे याद है, लेकिन मैं शायद अब भी कोई गैर कानूनी कदम उठाने पर तैयार नहीं हो सकूंगा। इसके अलावा मेरा एक मशवरा भी है, मैंने कुछ सोचकर कहा। आप कुछ दिनों की रुखसत हासिल कर लें, इससे क्या होगा? शायद आपकी गैर हाजिरी में आपके किसी काम आ जाऊं। हमाकत की बातों से गुरेज करो, नदीम ने मुझे टोका। बोशन की जमानत मंजूर हो जाने के बाद उसके खिलाफ कोई खतरनाक कदम उठाया गया तो उसका केस और मजबूत हो जाएगा, और खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि तागूती कुव्वतें बोशन की पुश्तपनाही कर रही हैं। मिस्टर नदीम ठीक कह रहे हैं, सराज ने कहा। आप फिलहाल इस मामले से दूर ही रहें तो बेहतर है। एज यू विश, मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए और फिर पूछा। आपके DIG का क्या हाल है? उन्हें भी हैरत है कि अदालत ने बोशन की जमानत किस तरह मंजूर कर ली। इसमें तअज्जुब की क्या बात? नदीम ने कहा कि जब ऐनी शवाहद ही अपने बयान से मुनहरफ हो जाएं तो अदालत क्या कर सकती है? मिस्टर नदीम, सराज ने कुछ देर बाद दोस्ताना अंदाज में कहा, और मेरा ख्याल है कि अब हमारे दरमियान खासे दोस्ताना तल्लुकात अस्तवार हो चुके हैं।
اور اب آپ شاید مجھ سے ملیحہ کے بارے میں دریافت کریں گے۔ ندیم نے مسکرا کر سراج کو دیکھا۔ جس نامعلوم شخص نے ہمیں دوسری تمام وارداتوں کی اطلاع دی تھی وہ حرف بحرف درست ثابت ہوئی، لیکن ملیحہ کے بارے میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور میرا خیال ہے کہ جب تک ملیحہ منظر عام پر نہیں آتی اس وقت تک وہ محفوظ بھی رہ سکتی ہے۔ گویا کہ آپ جانتے ہیں وہ کہاں روپوش ہے؟ سراج نے تیزی سے سوال کیا۔ یہ میں نے کب کہا؟ ندیم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تو محض اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ ملیحہ کے سامنے آتے ہی معروف اور سلیمان شاہ کے درمیان جو کشمکش شروع ہوگی وہ محکمہ پولیس کے لیے خاصی تشویشناک بھی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھا نہیں، سراج نے وضاحت طلب کی تو ندیم مسکرا دیا۔ فرض کر لیجئے کہ وہ لڑکی سامنے آ جاتی ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے، ایسی صورت میں آپ کا جھکاؤ کس کی سمت ہوگا؟ سلیمان شاہ کی طرف جو بے حد اثر و رسوخ والا ہے، جس کی شاخیں اندر ہی اندر بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں، یا پھر معروف کی جانب جو سلیمان شاہ کی سب سے زیادہ دکھتی رگ ہے اور سلیمان شاہ کی خطرناک سازش کے علم میں آ جانے کے بعد بھی بڑی دلیری سے اس کا ساتھ دے رہی ہے؟ انہی اندرونی جڑوں نے تو محکمہ پولیس کے راستے میں بارودی سرنگیں پھیلا رکھی ہیں۔ سراج نے جھلاتے ہوئے کہا۔ ہم صحیح سمت میں قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ محض اوپر کی ایک فون کال ہمیں دوسری جانب ٹانک ٹوئیاں مارنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور کیس کو داخل دفتر کرنے کی خاطر ہمیشہ کسی پہلے سے سزا یافتہ مجرم کو بلا وجہ پکڑنا پڑتا ہے، خواہ وہ ایک بار بھی سزا بھگتنے کے بعد کتنا ہی پارسا کیوں نہ بن گیا ہو۔ ان حالات میں بھلا جرائم کی پیچ گنی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر حالات یہی رہے تو پھر عوام کی بغاوت کا آتش فشاں بھی جاگ اٹھتا ہے، اور معاشرے کی اصلاح کے بجائے عوام پولیس کی دشمن ہو جائے گی، اور دوسروں کو تحفظ کرنے والے خود اپنی حفاظت کے لیے پناہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، ندیم نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس میں ہمارا یا آپ کا کوئی قصور نہیں۔ ہم اور آپ بے جان کٹھ پتلیاں ہیں جن کی ڈور دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی ڈور کے اشارے پر ہم ناچتے ہیں، اور سارے قصور ہمارے سیٹ اپ کا ہے۔ اگر آہنی ہاتھوں سے نمٹنے والے دھواں دار باتیں ختم کر دیں اور محض عوام کو دھوکہ دینے کی خاطر بار بار یہ کہہ کر تسلی نہ دی جائے کہ اب کسی جرم کرنے والے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو حالات کے دھارے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت ان درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے کی ہے جن کے سائے تلے جرم پروان چڑھتا ہے، اور چھوٹی مچھلیوں کو شکار کرنے کی بجائے ان بڑی مچھلیوں کو نشٹ کیا جائے جو چھوٹی مچھلیوں کو جنم دیتی ہیں۔ لیکن ایسا ناممکن ہے۔ تالی صرف ایک ہاتھ سے نہیں بنتی۔ عوام اور حکومت دونوں کو سر جوڑ کر سوچنا پڑے گا، یا پھر انقلاب ہوگا۔ کوئی ایسا طوفان سیلاب آئے جو ہمارے ارد گرد کی تمام گندگی کو بہا کر لے جائے، اور بڑی دیر تک ہمارے درمیان بوشن کے موضوع پر کے حوالے سے اسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی، اور پھر سراج چلا گیا تو ندیم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم ایمانداری سے میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ کیوں، کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا؟ میں نے شکوہ کیا۔ تمہیں یاد ہے کہ آنٹی نے آخری وقت میں مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا خیال رکھوں۔ امی کا ذکر درمیان میں آیا تو میں اداس ہو گیا۔ اس روز قبرستان میں تم نے وارسی کاکا کا سر دبانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ شاید وہ میری وحشت یا دیوانگی تھی، میں نہیں مانتا۔ ندیم نے مجھے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھا۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہم کا علاج لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرا دل نہیں مانتا، ندیم نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ تم نے مظاہرہ کیا تھا کہ جو جملے بولے تھے وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تم نے وارسی کے اندر اپنے دشمن کی شکل کو دیکھا یا محسوس کیا تھا۔ کالکا، میں نے کالکا کی منحوس ذات کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی نادیدہ قوت نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وارسی کے جسم کے اندر وہ ناپاک روح موجود ہے جو میری ماں کی قاتل تھی۔ تم والد صاحب کی موت کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ ان کی موت بھی حیرت انگیز طور پر واقع ہوئی تھی۔ تم نے وارسی سے ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ وہ نہ سہی، لیکن اس جیسی کسی پر اصرار ہستی نے آنٹی کی موت کی دھمکی دی تھی۔ کیا تم اس جملے کی وضاحت کرو گے کہ وہ نادیدہ قوت کون تھی جس نے تمہیں آنٹی کی موت کی دھمکی دی تھی؟ میں شاید اس وقت پوری طرح ہوش میں نہیں تھا۔ کیا کالکا نے کبھی تم سے آنٹی کی موت کی بات کی تھی؟ ہاں، لیکن میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔
मैंने उलझते हुए जवाब दिया और फिर उठकर अंदर आ गया, जहां आरफा और नसीम दोनों नाश्ते की मेज पर हमारी मुंतज़िर थीं और मैंने शावर लेने और लिबास तब्दील करने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया। चाय के दौरान हमारे दरमियान ज़्यादा बातचीत नहीं हुई और अम्मी का मौत का असर अभी तक दिलों से पूरी तरह नहीं छटा था। नसीम और आरफा दोनों मेरी दिलजोई में लगी रहीं, लेकिन नदीम वो किसी गहरी सोच में गर्क नज़र आ रहा था। मैं अपनी कार में बैठा पेश आने वाले हालात के बारे में गौर कर रहा था और मुझे अब किसी हद तक यकीन आ गया कि अकबर दुर्रानी और उस्मान गनी एक ही शख्सियत के दो रूप हैं और वो चौंका जिन्नों के कबीले से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए अपनी हैबत बदलने पर कादर था और कालका की कुव्वतें भी अपने रंग खुल कर दिखा रही थीं। बोशन के सिलसिले में मुझसे खुली दुश्मनी पर आमादा हो चुकी थी। उसने एक शर्त पर मुझसे दोस्ती का वादा किया था कि मैं प्रोफेसर इब्रार के सिलसिले में उसकी मदद करूं, और इनकार की सूरत में उसने मुझे खतरनाक नताइज की धमकी दी थी और माँ की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया। अकबर दुर्रानी या उस्मान गनी ने कब्रिस्तान में मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मेरी माँ की मौत कतई तभी थी, लेकिन मेरे ज़हन में कालका के वो अल्फाज गूंज रहे थे। उसने मेरी माँ की मौत के सिलसिले में कहा था कि मरने के बाद जहाँ मुझे इतलात अपनी बेबसी का एहसास दिला था, वहीं मुझे अंदर से नडर और बेखौफ भी कर दिया। बोशन की रिहाई मेरे लिए कालका के से एक चैलेंज बन गई थी और उसने कहा था कि कोई ताकत बोशन को फांसी के फंदे तक नहीं ले जा सकती। उसके बरअक्स हुस्ना ने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि जब तक आग के शोले मेरी हिफाजत कर रहे हैं, कोई तागूती कुव्वत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। उसके साथ जगत नारायण का नाम भी मेरे जहन में गूंज रहा था। वो बोशन के साथ साज बेज करके मेरे खिलाफ बरसरे पिकार हो गया था और कबीर दास का देव वेश भंगत रूप उसे हर खासो आम की निगाहों में इतना मुमताज़ कर दिया था कि कोई भी उस पर जगत नारायण होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। मैं इन्हीं ख्यालात में मुस्तगरक था कि एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, ऐसी भी क्या बेपरवाही कि एक कार तुम्हारे ताक़ब में है और तुम अपनी मौत से बेखबर हो। वो आवाज़ किसी नौजवान की थी। कौन हो तुम? उस्मान गनी, तुम्हारा दोस्त। अगर तुम दोस्ती का दावा कर रहे हो तो फिर इस हकीकत का एतराफ़ भी कर लो कि तुम ही अकबर दुर्रानी भी हो। चलो तुम्हारे कहने से एतराफ़ किए लेता हूँ, लेकिन इससे बिल्कुल कुदरती अंदाज में नज़रें घुमा कर देखो। सफ़ेद रंग की वैगन के अंदर तुम्हारे मौत के हरकारे सफ़र कर रहे हैं और मैंने नज़रें घुमाने की बजाय अकबी शीशे में देखा। एक सफ़ेद रंग की वैगन तेज़ी से ट्रैफिक को चीरती फाड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। साजिद, मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठे अपने जान दोस्त को आवाज़ दी, वहाट वाइज कलर की वैगन पर नज़र रखो, हमारे ताक़ब में आ रही है। मैं उसे देख चुका हूँ सर, साजिद ने बेपरवाही का जवाब दिया। आप फिक्र ना करें, मैं पूरी तरह मुहतात हूँ और तुम्हारे साथी के चालाक और दलेर होने में कोई शक नहीं। इस बार वो आवाज़ मेरे इतने करीब से आई कि नादीदा जवान मेरे साथ ही पिछली सीट पर बैठा सफ़र कर रहा हो, लेकिन तुम शायद अभी तक जगत नारायण की शख्सियत से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हो। क्या मतलब? मैं चौंका। क्या ताक़ुब करने वाले उसकी आदमी हैं? हाँ। क्यों, क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया? कबल अज वक़्त मैं कोई आखिरी फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कहा था कि अपने शिकार को ललकार कर मारना उसका पहला असूल है। उसने गलत नहीं कहा था। उस्मान की आवाज़ उभरी। इस वक्त तो तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, सिर्फ जगत नारायण की ताकत का अंदाज़ा दिलाने की कोशिश करेंगी। कालका के बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने उसे आजमाने की खातिर कहा। मैं उसे किसी साये से ज़्यादा अहमियत नहीं देता, अगर उसके बावजूद वो बोशन की ज़मानत कराने में कामयाब हो गई है। क्या तुम बोशन को मारना चाहते हो? उसने बड़ी बेपरवाही से पूछा। मैं उसे सिर्फ नीचा दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? तुम्हें फौरी तौर पर मलिहा से मुलाकात करनी होगी। मैं समझा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे, फिलहाल संभलने की कोशिश करो। सफ़ेद वैगन तेज़ी से तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है। उस्मान गनी ने गलत नहीं कहा था। सफ़ेद रंग की वैगन किसी असेब की तरह दंदनाती हुए हमारे सिरों तक पहुंच चुकी थी और साजिद पूरी तरह मोहतात था। उसने अपनी गाड़ी को सड़क पर एक जानब काटने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे हिल में सफ़ेद वैन से बरस्ट मारा गया तो मेरी गाड़ी के तमाम टायर हैरत अंगेज तौर पर होलनाक धमाके से यक्के बाद देगरे फटते चले गए और हमारी गाड़ी मफलूज होकर फोर्स लैंडिंग करने वाले किसी तैयारी की मानद तक रगड़ती चली गई और सफ़ेद वैन ने अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद हैरत अंगेज तौर पर ट्रैफिक के हजूम से गुजर कर
दूसरी सड़क का रुख अख्तियार कर लिया था और अचानक हादसे से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं। कुछ राहगीर जख्मी भी हुए। ट्रैफिक तकरीबन जाम होकर रह गया और साजिद बुरी तरह तलमला रहा था। सॉरी सर, उसने कार से बाहर आने में मेरी मदद करते हुए कहा। मुझसे बस एक लम्हे की चूक हो गई और मेरा इरादा भी यही था कि सफ़ेद वैन को करीब आते ही उसे मफलूज कर दिया जाए, लेकिन वो बाजी ले गई। उन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और उन्हें इस बात पर हैरत थी कि हम वो दोनों इस होलनाक हादसे के बावजूद जिंदा किस तरह बच गए। और पुलिस वाले ट्रैफिक कांस्टेबल ने तमाशबीनों को हटाने में बुरी तरह नाकाम हो रहे थे और तमाशबीनों का हजूम बढ़ता जा रहा था। और फिर अचानक पुलिस कार के सायरन की आवाज़ सुनकर मजमा काई की तरह फटता चला गया। सराज एक गाड़ी से बरामद हुआ तो मैं चौंके बगैर न रह सका। शायद जगत नारायण या उसके किसी आदमी ने सराज को हादसे की इत्तला पहले से दे दी थी। खुदा का शुक्र है कि आप महफूज रहे, सराज ने करीब आते हुए कहा। उसके साथ आते हुए दूसरे अहलेकार हजूम को दूर हटाने में कामयाब हो चुके थे। शायद मेरी किस्मत के सितारे अभी गर्दिश में नहीं आए, मैं हंस कर बोला। मुझे पहुंचने में देर हो गई, सराज ने संजीदगी से कहा। काश मैं कुछ देर पहले पहुंच जाता। अच्छा हुआ आप बर वक्त नहीं पहुंचे, वरना बात बढ़ भी सकती थी। क्या मतलब? सराज ने मुझे गौर से देखा। कि आपको इस हादसे के बारे में पहले से इल्म था? अगर पहले से इल्म होता तो शायद पोजीशन उसके बरअक्स होती जो आपको इस वक्त नजर आ रही है, जिसने संजीदगी से जवाब दिया। दुश्मन के ताक़ब का इल्म मुझे अचानक हुआ था। वो किस तरह? मेरी छठी हिस्स। मैंने बात टालने की कोशिश की। गाड़ी का नंबर नोट किया होगा या नहीं? सराज ने साजिद से सवाल किया। सब कुछ इस कदर आनन फानन हुआ कि हमें कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिल सका। साजिद ने मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक जवाब दिया और मैं भी नहीं चाहता था कि सराज या पुलिस के दूसरे कारिंदे किसी तौर पर मेरी मदद करें और मैं अपना हिसाब खुद चुकता करने के बारे में पूरी तरह संजीदा हो गया। हादसे के रूनुमा होने के बाद उस्मान गनी की आवाज़ मुझे दोबारा नहीं सुनाई दी। शायद वो भी तमाशबीनों में शामिल हो गया था। ट्रैफिक का निज़ाम कुछ देर बाद बहाल हुआ तो सराज मुझे अपनी कार में ले गया और साजिद को मैंने कार के करीब ही रुकने का इशारा किया, जहां पुलिस के माहिरीन ज़ाब्ते की कार्रवाई और जाए हादसा का नक्शा बनाने में अपना कीमती वक्त ज़ाया करने में मसरूफ़ थे। आपको हादसे की इत्तला किस तरह मिली? मैंने कुछ देर बाद सराज से पूछा। किसी शख्स ने फ़ोन किया था जिसने निर्मल और माधुलाल के बारे में इत्तला दी थी और सराज ने बेहद संजीदगी से कहा कि सवाए मलिहा के कसीनों में मौजूद होने के अलावा उसकी तमाम इत्तलात अब तक दुरुस्त साबित हुई हैं। हो सकता है उसने जानबूझकर मलिहा के सिलसिले में मेरी दोस्त की कारोबारी साख को खराब करने की कोशिश की हो। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया और मेरा ख्याल है कि उसमें भी बोशन और उसके उजरती बदमाशों का हाथ होगा। सराज ने अपना ख्याल जाहिर किया। जमानत पर रिहा होने के बाद अब वो एक एक को ललकारता फिर रहा है। शायद वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। सराज ने मुझे और मेरे इसरार पर मेरे दफ्तर के नीचे छोड़ दिया और मैंने उसे दरख्वास्त की कि इस हादसे में मेरा नाम दरमियान में ना आए, सिर्फ साजिद की मौजूदगी ज़ाहिर की जाए। और सराज के जाने की बजाय मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ना चाहता था कि अचानक मेरे जहन में उस्मान गनी की कही हुई एक बात गूंजी। उसने कहा था कि बोशन को नीचा दिखाने के सिलसिले में मेरा मलिहा से मुलाकात करना ज़रूरी था। क्यों? ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, लेकिन रूनुमा होने वाले हादसे के पेश नज़र मैंने फौरी तौर पर मलिहा से मिलने का फैसला कर लिया। बोशन को घुटने के बल अपने सामने बैठा देखने की खातिर मैं कुछ भी कर सकता था। चुनाचा मैंने चपरासी को ऊपर भेजकर दूसरी गाड़ी की चाबी मंगवाई और उसमें बैठकर नदीम के फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गया, जो शहर से तकरीबन 20 मील दूर वाक़या था और मुझे वहां पहुंचने में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। फार्म हाउस के अमले के अफराद मुझसे वाकिफ थे, इसलिए मुझे गेस्ट हाउस तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। जहां राजू पहले से मौजूद था और हमें अचानक एक दूसरे को देखकर हैरत हुई थी। आप गुफ्तगू की पहल राजू ने की। मलिहा कहाँ है? मैंने बराह रास्त असल मकसद की तरफ घूरते हुए कहा। दरअसल बात राजू कुछ कहते कहते हुए अचकचा रहा था। सिर्फ एक जुमले में जवाब दो, मैंने राजू को तेज नज़र से घूरते हुए सर्द लहजे में कहा। तुम मुझे मलिहा तक पहुंचा सकते हो या नहीं? क्या बास ने आपको? बको मत, मैं झल्ला गया। हाँ या नहीं? राजू एक लम्हे को मेरे तेवर का अंदाज़ा लगाया और फिर मुझे गेस्ट हाउस के स्टोर रूम में ले गया, जहां से बल खाता हुआ वो नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। और राजू ने किसी
خاص نظام کے تحت زمین کے اس حصے کو کسی میگنیم کے ذریعے ہٹایا تھا، اور میں نے ایک نظر راجو کی طرف دیکھا اور پھر سیڑھیاں طے کرتا ہوا نیچے چلا گیا۔ سیڑھیاں ایک کشادہ کمرے میں جا کر ختم ہو گئی جہاں صرف ایک دروازہ نظر آ رہا تھا، اور میں اسے کھول کر ملحقہ کمرے میں داخل ہوا تو ملیحہ ایک دیوار پر نیم دراز چھت کو گھورنے میں مصروف تھی اور مجھے دیکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی حسین اور کوشادہ پیشانی پر یک لخت آڑی ترچھی لکیریں ابھر آئیں۔ یہ اور بات تھی کہ میں اسے دوبارہ اس میں وہ زیادہ حسین نظر آنے لگی تھی۔ تم لوگ مجھے یہاں کب تک قید رکھو گے؟ اس نے مجھے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے سپاٹ آواز میں سوال کیا۔ اس کا فیصلہ میں نہیں، میرا دوست کرے گا۔ پھر تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہی جس کی بدولت سلیمان شاہ نے تمہیں ماں رخ کی زندگی سے کھیلنے پر مجبور کیا تھا، اور میں نے غیر ارادی طور پر اس کا سراپا جائزہ لیا۔ نہیں، وہ تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم یہاں میری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس زمین دوز پنجرے میں تم ایک حسین پنچھی کی طرح قید ہو جو پھڑپھڑا تو سکتا ہے لیکن پنجرے کی آہنی بندشوں کو توڑ کر باہر نہیں جا سکتا۔ تم نے اگر کوئی غلط قدم اٹھایا تو تمہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ اور سلیمان شاہ سے پوری طرح واقف نہیں ہو، اسے میری تلاشی ضرور ہے، اور ہو سکتا کہ میرے ہاتھ آ جانے پر وہ میرے ساتھ تشدد کا مظاہرہ بھی کرے، لیکن وہ مارے گا نہیں، اس لیے کہ تم بھی اس کی کچھ دکھتی رگوں سے واقف ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ تقریباً چیخ اٹھی۔ اپنے باس کے لیے اس نے لپک کر ڈریسنگ ٹیبل سے کینچی اٹھا لی تھی، اور ملیحہ غصے کی شدت سے لرز رہی تھی۔ اس کا تنفس اس قدر تیز ہو گیا کہ اس کا ایک ایک زیرو بم قیامت بن گیا تھا، اور میرے ذہن میں شیطان نے سر ابھارا۔ کوئی نادیدہ قوت مجھے اس کو پامال کرنے پر مجبور کر رہی تھی، اور میرے قدم اس طرح اس کی جانب آہستہ آہستہ اٹھنے لگے جیسے میں خواب بیداری کی کیفیتوں سے دوچار ہوں، اور وہ سہم کر پیچھے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ رک جاؤ، وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ میں وہ بات بتانے کو تیار ہوں کہ سلیمان شاہ نے کس وجہ سے مجھے ماں رخ کو زہر آلود شراب کی سیل بند بوتل پہنچانے پر مجبور کیا تھا، اور تم ماں رخ کے دوست ہو، اور مجھے تمہارے اور اس کے تعلقات کا بھی علم ہے۔ سلیمان شاہ نے مجھے تصویروں کا وہ سیٹ بھی دکھایا تھا جس نے اسے تمہیں اور ماں رخ دونوں کو اپنے راستے سے ہٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ مجبوریاں میری بھی تھی جو سلیمان شاہ کے علم میں پہلے سے تھیں۔ میری بات کا یقین کرو، میں ماں رخ کو مارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ مجھ پر کے مہربان تھی، اور میں بھی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن میری جگہ اگر تم ہوتے تو شاید تم بھی سلیمان شاہ کے اشاروں پر عمل کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ فی الحال میں صرف دل کے اشاروں پر عمل کرنے پر مجبور ہوں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اس نے کینچی کو الٹا پکڑ کر اپنے سینے کے درمیان رکھ لیا، فیصلہ کن آواز میں بولی، اگر تم نے اب ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، اور میں سنگے مرمر کے حسین مجسمے کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی دستو بردار ہو جانا بھی میرے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی سہمی سہمی نظروں سے مجھے گھورتی رہی، اور میں اس کے خوف زدہ حسن کی لذتوں سے سرشار ہوتا رہا، اور میرے ذہن پر ایک نشہ سا طاری ہونے لگا، بالکل اسی طرح جس طرح کالکا نے میرے دفتر میں آ کر مجھے تذکیر کیا تھا، اور ہوش آنے پر اسے محض خواب سمجھا رہا تھا۔ لیکن کالکا کے چہرے کی آسودگی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اس وقت بھی شاید میں خواب کی کیفیتوں سے سرشار تھا، اور میرے ذہن میں کسی بچے کی طرح بس ایک ہی خیال رہ رہ کر مچل رہا تھا کہ کسی طرح اس جیتے جاگتے اور پسندیدہ کھلونے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لوں جو مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا، اور محض ایک ہی جست مجھے اس کے قریب پہنچا سکتی تھی۔ لیکن اس نے اپنی موت کی دھمکی دے کر مجھے رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو، میں غلط بیانی سے کام نہیں لوں گی، لیکن صرف اس شرط پر کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ وہ اپنے تنفس پر قابو پانے کی جدوجہد میں اور قیامت بنتی جا رہی تھی۔ اور سلیمان شاہ کے ہاتھ میں تمہاری کیا کمزوری ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا، لیکن میری بھوکی عقابی نظریں بدستور اپنے سہمے ہوئے شکار پر مرکوز تھیں۔ اسے کسی طرح میرے اور سلمان قیصر کے تعلقات کا علم ہو گیا تھا۔ سلمان قیصر، میں چونک اٹھا، اور میری نظروں میں جھیل پارک کا وہ منظر گھوم گیا جب نگمرا نے درمیان میں آ کر نند کشور کو سلیمان قیصر سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی، اور پھر نند کشور نے کسی وجہ سے
खौफ ज़दा होकर बेतहाशा भागना शुरू कर दिया था। लेकिन एक धमाके की आवाज़ के साथ ही उसके जिस्म के चीथड़े उड़कर फिजा में बिखर गए थे और जिस जगह उसकी मौत वाक़या हुई थी वहीं से एक सिक्का पुलिस के हाथों लगा था, जिसकी एक जनब JN के हरूफ जली अंदूद में कुंदा थे और दूसरी जनब चीते की शक्ल बनी हुई थी। वो सिक्का जगत नारायण का ट्रेडमार्क था और मेरे ज़हन में बेशुमार वसवसे गूंजने लगे। सलमान कैसर कौन है? मैंने अनजान बनकर पूछा। वो महज एक शायर है, लेकिन उसके ख्यालात की परवाज़ ने मुझे तस्खीर कर लिया था, मलिहा ने बेबाकी से जवाब दिया। वो मेरे एक एक अंग, एक एक नशीबो फराद और जिस्म के पीछो खम के बारे में खूबसूरत शेर कहा करता था और मैं उसके सैर में डूबती चली गई। और फिर जब मैं चौंकी तो पूरी तरह लुट चुकी थी। जिस वक़्त सलमान शाह ने मुझे मेरी और सलमान कैसर की शर्मनाक तस्वीरें दिखाईं तो मैं शशदर रह गई। ना जाने वो कौन था जो हमारी निजी मसरूफियात की अक्कासी चोरी छुपे करता रहता था और तुमने महज उन तस्वीर की वजह से माँ रुख को मौत की घाट उतारने की नापाक साजिश में सुलेमान शाह का हाथ बटाने की हामी भर ली। नहीं, वो तेजी से बोली, मुझे मैडम की मौत की साजिश में ज़बरदस्ती शामिल किया गया था। मैं समझा नहीं। सुलेमान शाह ने मुझे तस्वीरें दिखाई थीं और मुझे उसकी परवाह नहीं थी। वो अगर मुझे बदनाम करने की कोशिश करता तो मेरे पास भी उसके खिलाफ कुछ ऐसा मफाद मौजूद था जो उसे खुद अपनी हाथों से खुदकुशी करने पर मजबूर कर सकता था। वो एक लम्हे को खामोश हो गई और फिर बोली, उसने मुझे बावर कराने की कोशिश की थी कि अगर मैंने मैडम के ज़ाती स्टॉक में जहर आलूद शराब की बोतल रखने से इनकार किया तो वो सलमान कैसर को मरवा देगा और मैं उस खूबसूरत शायर की मौत को गवारा नहीं कर सकती थी, इसलिए बिक गई। सेठ नामान की बेटी नगमा से वाकफ हो? मुझे मालूम है, मलिहा ने रकाबत भरे अंदाज में जवाब दिया। आजकल वो सलमान कैसर पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। करोड़पति बाप की बेटी है, इसलिए वो सलमान पर बेदरेग दौलत खर्च कर रही है। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? मैंने तेजी से पूछा। मेरा ख्याल है कि सलमान कैसर आसानी से उसे कबूल नहीं करेगा। उस गलतफहमी की कोई वजह? वो नफासत पसंद तबीयत का मालिक है, मलिहा ने बड़ी हकारत से कहा। बाजारी चीज़ों पर मुंह मारना उसकी फितरत के खिलाफ है और सुलेमान शाह तुम्हारी तवील गुमशुदगी से तंग आकर भी तुम्हारे नफासत पसंद शायर को अपना हदफ बना सकता है। मेरा भी यही ख्याल है। और फिर तुम सामने आने से गुरेज क्यों कर रही हो? मैं मैडम के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, उनके बड़े एहसानात हैं मुझ पर। मलिहा ने अजीब अंदाज इख्तियार किया। बात अगर सलमान कैसर के अलावा कुछ और होती तो शायद मैं मैडम को इस साजिश से कबल अद वक़्त आगाह कर देती। इसीलिए मैंने तुम दोनों से दरख्वास्त की थी कि मुझे कहीं थोड़ा सा जहर ला दो और मैं अब हालात से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता सलमान कैसर की मोहब्बत के एहसास से कमज़ोर पड़ रही थी और कैंची पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ रही थी। और फिर वो यकलख्त वो मुझे हकारत से घूरती हुई बोली, तुम अगर मेरी मजबूरी और बेबसी से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हो सकती हूँ, लेकिन सिर्फ उसी शर्त पर कि तुम मुझे जहर फराहम करोगी। और मैंने उसके सरापा को एक बार फिर बहुत गौर से देखा। वो मोम की तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने हसीन वजूद में पिघल रही थी। उसकी निगाहों से अब खौफ की बजाय बेचारगी झलक रही थी। कैंची को उसने एक तरफ फर्श पर उछाल दिया था। मैं खुद को एक दोराहे पर खड़ा महसूस कर रहा था और एक तरफ हमदर्दी का जज्बा था जो मेरे पैरों की जंजीर बन रहा था और दूसरी तरफ मेरे अंदर आतिश फशां का लावा उबल रहा था और मेरे ज़हन पर आहिस्ता आहिस्ता गनूदगी तारी होने लगी और मेरी आंखें मलिहा के जिस्मानी तराश खराश पर फिसल रही थी। और फिर मैं अचानक किसी उकाब की मानद झपट पड़ा और मेरे अंदर का शैतान पूरी तरह जाग उठा। मलिहा की कशमकश उसके किसी काम न आ सकी। किसी शिकारी की तरह वो उकाब के शिकारी पंजों की नोक से छलनी होती चली गई और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं बादलों में बहुत बुलंदी पर परवाज कर रहा था। मैं होश में आया तो मलिहा बेहोश हो चुकी थी और मुझे अपनी गलती का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। उसकी वापसी मेरे इख्तियार में नहीं थी और मुझे वह सब भी ख्वाब सा लग रहा था, इसलिए कि मैं उस मसहरी से दूर खड़ा था जिस पर एक सहाराना हुस्न की तमाम तर हशर सामानियाँ बिखरी पड़ी थीं। अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, उस्मान गनी की आवाज़ मेरे करीब से सुनाई दी
اور میرے جانے کے بعد ہوش آنے پر یہ مظلوم لڑکی شاید خودکشی کر لے گی۔ نہیں، یہ ایسا نہیں کرے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور راجو مجھے یہاں آتا دیکھ چکا ہے، وہ ندیم سے وہ کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ عثمان غنی نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، تم میری خواہش کا احترام کیا ہے، اس لیے کہ اب تم بوشن کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہو، چاہو تو اسے کسی حقیر کیڑے کی طرح پیروں تلے مسل کرنا بھی پھینک دو، لیکن فی الحال یہ مناسب نہیں ہو سکتا۔ بوشن اگر سسک سسک کر دم توڑے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، لیکن کالکا نے قسم کھائی ہے کہ وہ بھول جاؤ ان باتوں کو، اب کوئی قوت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے تہہ خانے سے نکل کر اوپر آ گیا، جہاں راجو ایک آرام دہ کرسی پر نیند رات کھراٹے لے رہا تھا۔ میں متضاد کیفیتوں سے دو چار ہوا اور مجھے کسی بات کا ہوش نہیں تھا، اور پھر میرے ذہن سے جب دھند چھٹی تو میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور مجھے کچھ یاد نہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا محسوس کیا وہ حقیقت یا محض ایک خواب تھا جو میری پلکوں سے ہو کر گزر گیا۔ اور پھر فون کی گھنٹی میرے کانوں میں گونجی تو میں اس طرح بڑبڑایا جیسے سوتے میں اچانک آنکھ کھل گئی ہو، اور میں نے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے ندیم کی آواز ابھری، میں بہت دیر سے تمہیں کال کر رہا ہوں، کہاں تھے، کیوں؟ میں نے قدرے سرد لہجے میں جواب دیا، کیا تم ماسٹر کی نے کچھ نہیں بتایا؟ تم اب تک کہاں تھے سراج کے ساتھ؟ کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی؟ نہیں، میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ گڈ، ندیم نے خوشی کا اظہار کیا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ پولیس کی بات پولیس کے ریکارڈ پر نہ آنے پائے۔ ماسٹر کی کیا رپورٹ ہے؟ میں نے سنجیدگی سے معلوم کیا۔ سفید وین کو ماسٹر کی اور اس کے آدمیوں نے گھیرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید اس میں بیٹھے بد نصیب افراد کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ ہائی وے پر ٹول پلازا سے آگے نکلتے ہی وہ ایک خوفناک دھماکے سے اڑ گئی اور انسانی جسم کے ٹکڑے دور دور تک بکھر گئے۔ ماسٹر کی نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس کا خیال ہے کہ وین میں دو سے زیادہ آدمی ضرور موجود تھے۔ بات سمجھ میں آئی، میں نے سادگی کا اظہار کیا۔ اگر وہ مجھے نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تھے تو پھر ان کو کیوں شکار کیا گیا؟ اس کے بارے میں شام کو گفتگو ہوگی۔ اور میں نے ریسیور کریڈر پر رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ اس بار دوسری جانب سے ڈی ایس پی سراج کی آواز سنائی دی۔ اس نے بھی مجھے کم و بیش وہی اطلاع دی جو مجھے ندیم کے ذریعے مل چکی تھی۔ البتہ سراج کی بات سے ایک عقدہ ضرور حل ہو گیا کہ جائے حادثہ کے قریب ہی سے دو سکے ملے تھے، جن پر ایک طرف جے این اور دوسری جانب سے کسی آدم خور چیتے کا کھلا ہوا منہ بنا ہوا تھا، اور میرے ذہن میں فوری طور پر جگت نارائن ہی کا نام ابھرا، اور سراج نے بھی اسی شک کا اظہار کیا تھا، اور اس نے خاص طور پر مجھے زیادہ محتاط رہنے کا مشورہ دیا کہ میری حفاظت کی خاطر اس نے سادہ لباس میں 2-3 مسلح کمانڈو ٹائپ گارڈ تعینات کرنے کی بھی پیشکش کی تھی، جس سے میں نے بڑی خوبصورتی سے منع کر دیا۔ ساجد میری گاڑی گیراج میں بھجوا کر ڈیوٹی پر آ گیا اور میں نے اس کے ساتھ دفتر آنا چھوڑ دیا تھا۔ ندیم نے میرے اس فیصلے پر سخت تنقید کی تھی، لیکن میں نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ کیا یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ تبدیلیاں کیوں کا رونما ہو رہی ہیں؟ ندیم نے مجھ سے پوچھ ہی لیا۔ شاید امی کی موت کے بعد اب مجھے اپنی زندگی کا کوئی خوف باقی نہیں رہا۔ عارفہ کو کیوں بھول رہے ہو؟ موت برحق ہے اور مجھے یا عارفہ کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، پھر مخوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بدستور سنجیدگی سے کہا، اور پھر کچھ سوچ کر ندیم کو ٹٹولنے کی خاطر دریافت کیا، راجو آج کل کہاں ہے؟ خیریت؟ ندیم نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ تمہیں اس وقت راجو کی یاد کیسے آ گئی؟ بہت عرصے پہلے ملاقات نہیں ہوئی، میں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنٹی کی موت کے بعد سے تمہارے اندر خاصی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ یہ کوئی غیر فطری بات بھی نہیں۔ جن لوگوں نے تمہارے کار کو نکارا بنایا تھا اور بعد میں خود بھی ہولناک تباہی کا شکار ہو گئے تھے، جانتے ہو وہ کون تھے؟ بوشن کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے پھر بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ کال کا اپنی خصاصتیں بہت تیز کر دی ہیں، ندیم نے کہا۔ کیا اس حملے کے بارے میں اس نے تمہیں کوئی دھمکی دی تھی؟ نہیں، میں نے خشک لہجے میں کہا، اور پھر دفتر جانے کے لیے باہر نکلا تو ندیم نے میرے قریب آ کر سنجیدگی سے کہا، کیا تمہیں محتاط رہنے کا مشورہ دے سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ میں نے میری خیز انداز میں مسکرایا۔ تمہارے بہت سے احسانات ہیں مجھ پر، تم جو چاہو مشورہ دے سکتے ہو، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تمہیں ساجد کی ضرورت ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اسے دفتر کے
किसी अहम काम पर लगा दूं। खासा कार आमद आदमी है, मैंने गोल मोल जवाब दिया और फिर दफ्तर के लिए रवाना हो गया। मुझे खुद अपने अंदर रूनुमा होने वाली तब्दीली पर हैरत हो रही थी और वक्त के बदलते धारों ने मेरी जिंदगी और सोच का रुख भी बदल दिया। ये हकीकत थी कि माँ की मौत के बाद मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं रह गई और मेरा ख्याल है कि दुनिया का हर शख्स अपनी कोई कीमती शय खो जाने के बाद उसका असर जरूर लेता है, और माँ तो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा थी और मैं उस दर्द की शिद्दतों के सहने के लिए मजबूर था और उसी मजबूरी ने शायद मुझे निडर बना दिया। दफ्तर जाते जाते मैंने अपनी गाड़ी का रुख अचानक कबीर दास की कोठी की तरफ मोड़ दिया और मेरे ज़हन में कोई वाज़ा स्कीम नहीं थी और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उसकी हकीकत क्या थी, क्या असलियत थी, और उसके बारे में मुझे दूसरों के जरिए धमाका खेज खबरें मिली थी और मुझे ये बावर कराने की कोशिश की गई कि जगत नारायण की हैसियत में उसने भूषण की मदद का फैसला कर लिया और वह मुझे अपनी कुव्वत के अंदाज़ा लगाने की खातिर खतरनाक खेल दिखा रहा था। इसी बहाने वह पुलिस को भी एहसास दिलाना चाहता था कि उस तक उसकी रसाई भी नामुमकिन है, और उसी ख्याल के तहत मैं बस अचानक किसी सोचे समझे प्रोग्राम के बगैर कबीर दास से मिलने की ठान ली। और उसकी कोठी एक पोश इलाके में धर्म आश्रम के नाम से मशहूर थी और तुझे उसकी तलाश में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। धर्म आश्रम की हैसियत से किसी ऐसे किले से मुख्तलिफ नहीं थी जिसे चारों तरफ से पूरी तरह महफूज कर दिया गया हो, और उसके इतराफ खाली प्लाटों पर बेशुमार खैमे नजर आ रहे थे जिसमें उसके पुजारी और साधु लोगों की तादाद ज्यादा थी। और कोठी के अंदर जाने वाले सदर दरवाजे पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियां मौजूद थीं और पहरेदार किस्म की कोई चीज बेज़ाहिर नजर नहीं आ रही थी, और हो सकता है कि सादा लिबास में नजर आने वाले उसके नौकर चाकर ही धर्म आश्रम के मुहाफिज हों और पूरी तरह मसला हों। गेट पर सिर्फ एक धोती बदन के गिर्द लपेटे एक उधेड़ उम्र का प्रोहत नुमा शख्स मौजूद था जो आने जाने वालों के स्वागत पर मामूर था। उसके कवा खासी मजबूत नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरों के सामने उसके बार बार झुककर प्रणाम करने का अंदाज मजहब से उसके गहरे लगाव की तर्जुमानी कर रहा था। और मैं मध्यम रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा तो वह लपकता हुआ मेरे करीब आ गया। ना मेरे मित्र ना, उसने मुझे रोकते हुए कहा, महाराज के आश्रम में कोई गाड़ी नहीं जा सकती, तुम्हें पैदल ही चलकर महाराज तक जाना होगा। और मैंने उसे गौर से देखा। उसकी नजरें किसी खोजी की तरह मेरी असलियत का एक्सरे कर रही थीं और मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया। बाएं जनब खड़ी हुई दूसरी गाड़ियों के साथ अपनी कार खड़ी करके वापस सदर दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक बार फिर वही प्रोहत नुमा शख्स मेरे रास्ते में आ गया। आपका शुभ नाम? शहबाज खान, मैंने झुझके बगैर संजीदगी से जवाब दिया। सब उसी की लाला है बालक, वो मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराकर बोला। महाराज की शक्ति का चमत्कार है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने पर मजबूर हैं और बड़े बड़े बलवान भी यहाँ आते हैं तो नजरें झुकाकर चलते हैं, डरते हैं कि कहीं महाराज का अपमान ना हो जाए। क्या मैं भी तुम्हारे महाराज से मिल सकता हूँ? अवश्य मिल सकते हो बालक, परंतु मिलने का कारण क्या है? केवल चरण छूने की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ, मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया। इसी में सेवकों की मुक्ति है, वो हाथ बांध कर लहराता हुआ बोला। और महाराज की कृपा हो जाए तो पत्थर भी कुंदन बन जाता है। क्या कबीर दास महाराज सेवकों की कठिनाइयों को दूर करने की खातिर जंतर मंतर करते हैं? तुम महाराज का अपमान कर रहे हो। उसका लहजा यकलख्त करख्त हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने खुद को कंट्रोल करते हुए अपने रवायती शराफत का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया। महाराज कोई पिंडत पुजारी या साधु नहीं हैं, केवल देश भगत हैं जो सबकी सहायता करते हैं और कभी किसी को निराश नहीं करते। जाने कितने बकारी महाराज के टुकड़ों पर पल रहे हैं। पाठशालाएं और धुआं आश्रम की दिल खोल कर धन दौलत की सहायता करते हैं। देश भक्ति और धर्म भक्ति में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, परंतु महाराज ने ज़मीन और आकाश को भी गले मिला दिया है। अब क्या मैं तुम्हारे महाराज के दर्शन करने अंदर जा सकता हूँ? मैंने उकताए हुए अंदाज में कहा। धीरज बालक धीरज, उसने सामने बने हुए हालनुमा कमरे की तरफ इशारा किया। कुछ देर सस्ता लो, कुछ जल पानी कर लो, हम तुम्हारा शुभ नाम महाराज तक पहुंचा देंगे और नंबर आने पर ही तुम मिल सकते हो। महाराज एक समय में किसी एक ही आदमी से मिलते हैं और मेरे जी में आया कि वापस लौट जाऊं, लेकिन मैंने इरादा मुतरक कर दिया
और इतनी दूर तक आने के बाद खाली हाथ वापस जाना मुझे मंजूर नहीं था। और मैं उस शख्स को एक नज़र देखना चाहता था जो एक तरफ पत्थर की मूर्ति की तरह पूजा जाता था और दूसरी तरफ जगत नारायण के रूप में उसने कानून नाफज करने वाले तमाम इदारों को नाको चने चबवा रखे थे। और एक जानब वो काबिल एहतराम था, जबकि उसका दूसरा रुख बड़ा ही बेहानक और हौलनाक था। इंसानी ज़िंदगी की उसकी निगाहों में कोई वक़्त नहीं थी और वो अपने ही कार आमद आदमियों को इस तरह मौत से हमकिनार कराता था कि उसकी ज़ात पर किसी को शुबा नहीं होता। और ऊंचे तबके और सरकारी हलकों में भी उसकी पहुंच बहुत दूर तक थी। वो इतनी दौलत का मालिक था कि शायद उसे खुद भी अपनी इमारत का सही अंदाज़ा नहीं था। उसके कारोबार दूर दूर तक फैले हुए थे। हाल में और भी बेशुमार लोग मौजूद थे जिन्हें अपनी बारी बारी आवाज़ लगाकर बुलाया जा रहा था, और मर्दों के अलावा कुछ ऐसी नाजुक अंदाम और खूबसूरत हसीनाएं भी थीं जो आम हालात में शायद उस मकसो कदीद रंग में एक पल गुजारना भी गवारा ना करती। और मेरे ख्याल में सब ही साहिब सरवत लोग नज़र आ रहे थे। और फिर वो कबीर दास से मिलने की गर्ज से क्यों आए थे? आधे घंटे के इंतज़ार के बाद मेरी उकताहट में इजाफा हो गया। मेरे अपने हिसाब और आदाद शुमार के एतबार से मेरा नंबर आने में 2 घंटे भी लग सकते थे, और मैं तंग आकर जाने के इरादे से उठा और बाहर निकला तो एक शख्स ने करीब आते हुए पूछा, शहबाज खान आप ही का नाम है? इत्तफाक से मैंने बेजारी का इजहार किया। महाराज आपको याद कर रहे हैं। और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। इतनी जल्दी मेरा नंबर किस तरह आ गया? मैंने सोचा, क्या कबीर दास को मेरी आमद की इत्तला मिल चुकी थी? वो चाहता तो मुझे इंतज़ार की घड़ियां भी गिनवा सकता था, लेकिन उसकी मुखबरी का निज़ाम यकीनन बड़ा हिसास था। उसे गालबन मेरे जाने का इल्म हो गया था। शायद उस हाल के अंदर किसी खुफिया जगह पर कैमरे की कोई ऐसी आंख ज़रूर मौजूद थी जो कबीर दास को एक एक पल की खबर और हर एक की नकल हरकत से आगाह करती होगी। और मैंने एक लम्हे को कुछ सोचा और फिर नौजवान के साथ साथ हो लिया। कबीर दास तक पहुंचने के लिए मुझे कई रुकावटों से गुजरना पड़ता। एक कमरे में एक बेहद हसीन और खूबसूरत लड़की ने मेरा खैर मुतकद्दम किया, और उसके कुशादा माथे पर लगी लाल बिंदिया उसकी ज़ात का ऐलान कर रही थी। और फौरी तौर पर मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि वो प्राइवेट सेक्रेटरी नुमा कोई चीज़ रही होगी, और मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। आपका शुभ नाम श्री शहबाज खान है ना? उसकी आवाज़ मेरे कानों में रस घोल गई, लेकिन मैंने खुश्क लहजा इख्तियार किया। आप मुझे मिस्टर शहबाज खान भी कह सकती हैं। मैंने उसे नागवार अंदाज में घूरा। बुरा लगा हो तो क्षमा कर दीजिए, वो एक अदा से बोली, और फिर अपने बधे हुए हाथों की जरम नज़र आने वाले दरवाजे की तमत इशारा करके कहा, आप उस दरवाजे से गुजर कर महाराज कबीर दास से मुलाकात कर सकते हैं। और मैंने दरवाजे की सिमत दूसरा ही कदम उठाया था कि उसने मुझे तेज़ी से मुखातब किया, अंदर जाने से पहले अपने बगली होलिस्टर में रखा हुआ पिस्तौल हमारे हवाले कर दें। श्री कबीर दास जी लोहे के खिलौनों को भी पाप समझते हैं। वो प्रेम और भाईचारे का अवश्य सबक देने के कायल हैं। और मैंने खामोशी से अपना पिस्तौल निकालकर उसके सामने मेज़ पर डाल दिया। और मैं जिन कमरों से होकर गुजरा था वहाँ रास्ते में कहीं न कहीं स्क्रिप्ट शीन ज़रूर नस्ब थी, और जिससे बगली रजिस्टर की मौजूदगी ने उन्हें कबल अज़ वक़्त आगाह कर दिया था। मुझे इस बात पर कोई हैरत नहीं हुई। पिस्तौल मेज़ पर रखने के बाद मैं कदम बढ़ाता हुआ मलहका दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो एक लम्हे को मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं किसी शीश महल में दाखिल हो गया हूँ। वहाँ की हर चीज़ नहायत कीमती और आला थी। दीवारों पर हर तरफ शीशे के नाजुक काम नज़र आ रहे थे। सामने सोफे पर सफ़ेद धोती और कुर्ते में एक भारी भरकम शख्स बैठा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी अतराफ कई कीमती सोफे और भी मौजूद थे, और मैं कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब जाकर एक सोफे पर बैठ गया। और पुलिस के महकमे में एक जिम्मेदार ओहदे पर फायद रहने के बावजूद मैं पहली नज़र में कबीर दास के बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं कर सका था कि बज़ाहिर वो नेक दिल और मिलनसार ही नज़र आ रहा था, लेकिन उसके ठाठ बाट बता रहे थे कि वो गरीबों का हमदर्द होने के बावजूद नहायत शान से रहने का आदी है। भारी भरकम होने के साथ साथ वो मतवाज़ी जिस्म का मालिक भी था। उसकी आंखों में बज़ाहिर ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जिसकी बिना पर उसे कातिल या दहशतनाक कहा जा सकता। शायद उसे अपने तासरात पर काबू पाने में खासी महारत हासिल थी।
मैं जब कभी अपने किसी मुसलमान भाई से मिलता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। उसने मोहतात अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़ किया। रंगो नस्ल, ज़ात पात, स्याह सफ़ेद और ऊंच नीच के चक्रों ने हमारे सुकून बर्बाद कर दिया है। लोग ये नहीं समझते कि उनका पालनहार एक ही है, और जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, अपने अंदर सोई हुई इंसानियत को झंझोड़ कर बेदार नहीं करेंगे, हमारे दरमियान आपस में खटपट होती रहेगी। मैं आपके ख्यालात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। सब यही कहते हैं, लेकिन उनके ज़ाहिर बातिन में बड़ा तसाद होता है। कबीर दास ने बड़ी शस्ता उर्दू में जवाब दिया, लेकिन उसका लहजा मैली खेल था। हमसे बाहर से कुछ नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा उतनी ही अच्छी नहीं होती। अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि इंसान के ज़मीर को परखने की कोई कसौटी तैयार कर सके। मैंने उसे खरीदने की खातर कहा, और मेरा तल्लुक बिजनेस में आने से पहले महकमा पुलिस से भी था, और मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कह सकता हूँ कि मेरा वास्ता कुछ ऐसे मुजरमों से भी पड़ा है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेइंतहा लायक फाइक और शरीफ कहलाते हैं, लेकिन उनका दूसरा रुख बड़ा घनौना होता है। मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचाने की खातर और जुराइम की दुनिया में तहलका मचाने की गर्ज से वो नत नए तजर्बात करने के आदी होते हैं, लेकिन उनकी आखिरी मंजिल फांसी का फंदा या इबरतनाक मौत होती है। आपने कारोबार में आने की ज़रूरत क्यों महसूस की? उसने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराकर पूछा। मेरा मतलब है कि पुलिस में रहकर आप हमारे देश की ज़्यादा खिदमत कर सकते थे। आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़तरनाक से बहुत जल्दी खौफज़दा हो जाते हैं। और उसने मेरी बात काटी और फिर पहलू बदल कर बोला, साफ़ सुथरे कारोबार में 4 पैसे कमाकर उनको ज़्यादा सुकून मिलता है, और मेरी मुलाजमत छोड़ने की वजह कुछ और थी होगी। वो बेपरवाही से बोला, फरमाइए, ये सेवक आपकी क्या खिदमत कर सकता है? और मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ मिलकर कोई बड़ा कारोबार करूं। नहीं, उसने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया, मैं आपको इसका मशवरा नहीं दूंगा। इसलिए नहीं कि मैं आपके साथ कारोबार करने से कतरा रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं सांझे की हड्डियां में शरीक नहीं होता। इसलिए कि सांझे की हांडी हमेशा बीच चौराहे पर फूटती है, और उसमें अपनी अपनी नीयत को भी बड़ा दखल होता है। मैंने दबी दबी ज़बान में जवाब दिया तो वह मुस्कुरा दिया, नीयत खराब होने में देर भी नहीं लगती। ये धन दौलत बड़ी बुरी चीज़ है शहबाज साहब, भाई को भाई का गला घाटने पर मजबूर कर देती है, और मुझे आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। मैंने रस्मी तौर पर कहा। अच्छा किया जो मिलने चले आए, उसने पहली बार फातहाना अंदाज में पहलू बदल कर कहा। मिलते जुलते रहने से इंसान के एक दूसरे को समझ सकता है, और आपस में मिल बैठकर अगर फैसला कर लिया जाए तो 10 बुराइयां जन्म लेने से रुक सकती हैं। आजकल कुछ दुश्मन मेरे कारोबार को तबाह करने के लिए मेरे पीछे पड़ गए हैं। उस दुश्मनी की वजह क्या है? उसने संजीदगी से दरियाफ्त किया। कमीनगी, मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में जवाब दिया। वो छुप कर पुशत से मेरी पीठ पर खंजर घोंपने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? उसने मुस्कुराकर दरियाफ्त किया। आज उसकी मुस्कुराहट में मेरी तज़हीक का पहलू खासा नुमाया था। मैं चाहता हूँ कि आपस में मिल बैठकर कोई फैसला कर लिया जाए। मैंने उसी की बात दोहरा दी। इस तरह 10 बुराई जन्म लेने से रोकी जा सकती है। आपका दुश्मन कौन है? कोई ऐसा शख्स जिसके ज़ाहिर बातिन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैंने थोड़े तवक्कुफ से कहा। जुराइम की दुनिया में उसे जगत नारायण के नाम से याद किया जाता है, और अभी तक कानून को उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिल सका कि उस पर हाथ डाला जा सके। बड़े अचंभे की बात है। उसने संजीदगी इख्तियार की और फिर कुछ तामल से बोला, जगत नारायण, मैं ये नाम शायद पहले कहीं सुन चुका हूँ। और दूसरी हैरत की बात यह है कि वह बराह रास्त किसी के कहने पर एक बड़ी रकम तय कर लेने के बाद खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। किसके कहने पर? बोशन, मैंने मुख्तसरन कहा तो कबीर दास की पेशानी शिकन आलूद हो गई। आप शायद उस दोगले की बात कर रहे हैं जिसके बारे में और माँ अलग अलग धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि वो कत्ल के किसी जुर्म में गिरफ्तार हो गया था। पुरानी बात है, अब वो ज़मानत पर छूट चुका है, और मेरा ख्याल है कि उसके लिए आपको मेरे पास आने की बजाय पुलिस के आला हकाम से मुलाकात करनी चाहिए थी। वो नरम आवाज़ में बोला, मैं दंगे फसाद से हमेशा दूर रहता हूँ, और गंद में पत्थर फेंकने से हमेशा अपने ही उजले कपड़े खराब होते हैं। क्या आप मेरे लिए अपने असर सरूख इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैंने उसे गौर से घूरा। मुझे अफसोस है, उसने रूखे लहजे में जवाब दिया। मैं इस सिलसिले में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता।
गोया अब मुझे उस हरामजादे जगत नारायण से बराह रास्त दो दो हाथ करना पड़ेंगे। मैंने कबीर दास की दुम पर पांव रख कर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की और जवाब में एक पल के लिए उसके तेवर बदले थे, लेकिन दूसरे लम्हे वो ठंडे अंदाज में बोला, बुरी बात है मिस्टर शहबाज, किसी को गाली निकालने से मसले हल नहीं होते, और फिर ऐसी सूरत में कि जब आप अपने दुश्मन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ, लेकिन जिस दिन डोर का एक सिरा मेरे हाथ आ गया उस दिन जगत नारायण मेरे हाथ से नहीं बच सकेगा। मैंने उससे ज्यादा बर्मी का आधार किया और मैं बजाते खुद को खारिशदा कुत्तों से भी बदतर हालात से दो चार कर दूंगा। और कबीर दास के चेहरे का रंग बदल गया, उसके तेवर में एक नुमाया तब्दीली महसूस हुई, लेकिन कबल इसके कि वो कोई जवाब में कुछ कहता, वो खूबसूरत खातून दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई जिसने मुझे कबीर दास से मिलने के आखिरी मरहले में तय कराया था। मैं क्षमा चाहती हूँ, उसने हाथ बांधकर कबीर दास से कहा, परंतु एक धर्मशाला का मुनीम आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहता है, कारण उसे किसी मामले में आपकी आज्ञा की ज़रूरत है।